नमस्कार प्यारे दर्शकों, रत्न विचार की श्रृंखला का मेरा यह दूसरा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे पुखराज की। पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न, यह मूल्यवान होता है। इसके उपरत्नों में टोपाज, पीली और भी कुछ रत्न आते हैं जो सस्ते होते हैं। रत्नों के व्यापारियों और बड़े ज्योतिषियों का कहना है कि पुखराज धन वर्षा करा देता है। पुखराज पहनने से धन बरसने लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई रत्न पहनने मात्र से ही धन बरसने लगता है या बरस सकता है? तो प्यारे दर्शकों, आप भी कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक रत्न विक्रेता होते हुए भी मैं भी यही कहता हूँ कि रत्न पहनने से धन नहीं बरस सकता। तो आप कहेंगे कि तब रत्न पहनना ही नहीं चाहिए। नहीं, रत्न पहनना चाहिए अगर परिस्थितियां वैसी हों तो। अब कौन सी परिस्थितियां, हम इसी की चर्चा करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी रत्न हो वह कार्य कैसे करता है और क्या करता है। सज्जनों, रत्न खुद में कुछ नहीं होता। रत्न खुद में कुछ नहीं होता। वह एक यंत्र का काम करता है जो सूर्य की रश्मियों को अवशोषित करके और फिर ट्रांसफॉर्म करके हमारे शरीर को पहुंचाता है। कैसे? देखिए, हमारे शरीर में रक्त का बहाव एक निर्धारित दिशा और निर्धारित गति में रेगुलर होता है। ऐसा आप भी जानते हैं, विज्ञान भी कहता है। दो तरह की हमारे शरीर में रक्तवाहिकाएं होती हैं। एक रक्तवाहिका है जो हृदय से निकल करके रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, और दूसरी रक्तवाहिका है जो उसी रक्त को फिर शरीर से लेकर के हृदय तक पहुंचाती है। तो रक्त का यह जो चक्र है, परिवहन चक्र है, इसके चलने से शरीर में एक मैग्नेटिक एनर्जी बनती है। इसी को हम आंतरिक बल भी कह लेते हैं। और यह बल जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही ऊर्जावान होगा। और जब व्यक्ति ऊर्जावान होगा तो वह कार्यशील होगा, और कार्यशील होगा तो उद्यमी होगा, और उद्यमी होगा तो धनवान होगा। तो इसी ऊर्जा में जब कमी आती है तो उस कमी को रत्न पूरा करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तो कोई रत्न नहीं। ऊर्जा के 9 रूप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इसी सिद्धांत को नवदुर्गा सिद्धांत भी कहा जाता है। वस्तुतः ऊर्जा में 9 प्रकार के तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों को ग्रहों से रिलेट किया जाता है।
और जो ग्रह हमारी कुंडली में कमज़ोर होते हैं, कम अंश पे होते हैं या किसी भी तरह से कमज़ोर होते हैं, तो उस प्रभाव की ऊर्जा हमारे शरीर में कम हो जाती है और उसी को हम रत्न पहन करके उस ऊर्जा को बढ़ा करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो हमें लाभ होता है। यही रत्न का सिद्धांत है, यही रत्न का विज्ञान है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई रत्न पहने और धन बरसने लगे, यह संभव नहीं। अब हम बात करते हैं कि कल हमारे वीडियो के कमेंट में एक सज्जन का कमेंट आया। उन्होंने अपनी जन्मतिथि लिखी और कहा कि आप इस जन्मतिथि के अनुसार रत्न बताइए। तो मित्रों, जब हमने उस जन्मतिथि के आधार पर कुंडली चार्ट, बर्थ चार्ट तैयार किया, तो वह कुंडली, वह रत्न बर्थ चार्ट एक बालक का निकला। चूँकि उनका जन्म 30 अगस्त 2013 3:51 दिन का है, तो आयु निकली 9 साल। अब उन्होंने मजाक किया है या किसी अपने बेटे का या किसी अन्य का जन्मतिथि भेजा है, जो भी हो तो वही जाने। एज एक रत्न विचारक मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं। बालक 9 साल का है। तो पहली बात तो यह है कि 9 साल की अवस्था में किसी भी तरह के रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी उस बालक को कोई रत्न की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब मैंने कुंडली बनाई तो कुंडली कुछ अद्भुत कुंडली निकली, तो उस पर चर्चा करना आवश्यक है। और आज बालक है, कल तो जरूरत पड़ेगी, कल वह युवा होगा, और जब युवा होगा तो रत्न की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर मैंने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। धनु लग्न की कुंडली है। चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं, तो राशि मिथुन हो गई और लग्न धनु। मृगशिरा नक्षत्र का जन्म है। इस कुंडली में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं, जिसे आप देखिए और मैं भी बता रहा हूं। क्या विशेषताएं हैं? लग्न का मान 21 डिग्री है और धनु लग्न विषम लग्न है, तो लग्न वृद्ध अवस्था में होता है, हो गया। चूँकि विषम राशि में 19 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था हो जाती है और लग्न 21 है, तो कहा जाए कि मध्य वृद्धावस्था लग्न की है। इस लग्न में देवगुरु बृहस्पति, धनु राशि के लग्न है तो धनु राशि के राशि या स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो इस लग्न में प्रथम योग कारक हुए देवगुरु बृहस्पति, दूसरे योग कारक हुए मंगल जो पंचमेश है और द्वादशेश भी है, तीसरे कारक हुए सूर्य जो नवमेश है। तो हम इन्हीं कारक ग्रहों के आधार पे रत्न की खोज करते हैं कि इस जातक को कौन सा रत्न लाभ करेगा। अब देखते हैं, लग्न की चर्चा मैंने पहले ही कर दी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। धनु लग्न की कुंडली है, 21 डिग्री के ऊपर लग्न का मान है, तो लग्न लगभग वृद्धावस्था में है। अब बात करते हैं लग्नेश की, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। मीन राशि इनकी दूसरी चतुर्थ भाव में है, तो ये सुखेश भी हुए और इस तरह से ये परम योग कारक हैं।
तो देवगुरु बृहस्पति 19 डिग्री पर जाकर के मिथुन राशि सप्तम भाव में बैठे हैं। मिथुन राशि भी विषम राशि है, तो 19 डिग्री पर यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी वृद्ध अवस्था में है, परंतु लग्न से कम, लग्न कुछ ज़्यादा वृद्ध अवस्था में है और देवगुरु 19 मतलब अभी वृद्धावस्था की तरफ कदम ही रखे हैं। अभी इनको वृद्ध नहीं कहा जा सकता, बस वृद्धावस्था की तरफ कदम रखे हैं। तो लग्न से लगने से युवा है। ठीक, अब आती है बात पंचमेश मंगल की। तो पंचमेश मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, चूंकि द्वादश भाव में वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है। पंचमेश की स्थिति है कि यह 7 डिग्री पर कर्क राशि अर्थात अष्टम भाव में जाकर बैठ गए। अब सम राशि है कर्क राशि, तो सप्तम अष्टम भाव में 7 डिग्री पर बैठा ग्रह भी यहाँ वृद्ध हो जाता है। परंतु इससे अधिक यह है कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो पंचमेश जिसके अंतर्गत शिक्षा, संतान, ज्ञान का विषय आता है और जो योग कारक ग्रह है मंगल पंचमेश का, वह नीच अवस्था में आ गया। एक अद्भुत बात इस कुंडली में यह है। दूसरी अद्भुत बात क्या है कि पंचमेश तो नीच हो गए कर्क राशि में जाकर के, पर ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर जिस राशि में कोई ग्रह जाकर के नीच हो जाता है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो नीच भंग भी हो जाता है। तो यहाँ देखने पर दिख रहा है, आप भी देखेंगे कि कर्क राशि का स्वामी केंद्र अर्थात 7वें घर में बैठा है देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो इस तरह से मंगल का नीचत्व तो भंग हो रहा है, परंतु नीचत्व भंग होने का मतलब यह नहीं होता कि वह ग्रह योग कारक हो जाएगा। नहीं, वह योग कारक अब नहीं रहेगा। हाँ, उसके नीचत्व के प्रभाव में कमी थोड़ी आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या अद्भुत है इस कुंडली में। इस कुंडली में अद्भुत है नवमेश सूर्य का स्वराशि में मूल त्रिकोण अपनी ही राशि में बैठे होना। सूर्य नवमेश होते हुए स्वराशि में 13 डिग्री पर बैठे हैं। 13 डिग्री पर सूर्य अपनी राशि में मूल त्रिकोण का हो जाता है। यहाँ सूर्य बहुत ही पावरफुल है और शुभ है। और सम राशि विषम राशि में होने के कारण 13 डिग्री पर वह युवा भी हैं। तो सूर्य तीसरे योग कारक हैं और पूर्ण रूप से युवा है। तो मेरे समझ से इनको बल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनका रत्न पहना दिया जाएगा मालिक, तो जातक युवावस्था में बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, बहुत गर्म प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य वैसे ही पावरफुल है। रत्न कौन सा पहनाएंगे हम इस पर थोड़ा बात करते हैं आगे, लेकिन अभी इस कुंडली की एक जो और अद्भुत चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं। दूसरा अद्भुत है इस कुंडली में शनि का प्रभाव। शनि इस कुंडली में एकादश भाव में तुला राशि में 12 डिग्री पर बैठे हैं और यह उच्च के हैं। तुला राशि में शनि उच्च हो जाता है। एकादश भाव में बैठे हैं राहु के साथ, तो उच्च का शनि तो है, पर राहु साथ में होने के साथ श्रापित योग भी बनता है। श्रापित योग क्या होता है इसकी चर्चा हम कभी करेंगे, पर यहाँ शनि का उच्च होना, शनि इस कुंडली में योग कारक तो नहीं है,
तटस्थ ग्रहों में हैं, क्योंकि वे द्वितीय व तृतीय भाव के स्वामी हैं, अर्थात धनेश और कर्मेश हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में धनेश और कर्मेश उच्च भाव का हो जाए उसे तो परम लाभ मिलना चाहिए। परंतु यहाँ एक अद्भुत विषय और आ जाता है इस कुंडली में कि जिस घर में जाकर के शनि उच्च के हो रहे हैं, सप्तम राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र दसम भाव में बैठ करके, दसम भाव में कन्या राशि है, 22 डिग्री पर बैठ करके नीच हो जा रहे हैं। यह एक बड़ा विषय है। इससे शनि का पूर्ण उच्चत्व तो नहीं प्राप्त होगा। लेकिन फिर यहाँ दूसरा तर्क लग रहा है, दूसरा नियम लग रहा है कि जिस राशि में शनि जाकर के उच्च हुए हैं उसका राशि स्वामी जिस राशि में जाकर नीच हुआ है, अर्थात कन्या में, कन्या के स्वामी बुध त्रिकोण भाव में, नवम भाव में जाकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। तो यहाँ भी नीचत्व तो कहीं न कहीं भंग हो रहा है। अब इस कुंडली से प्रभाव क्या निकलेगा? तो देखिए, लग्नेश गुरु सप्तम भाव में बैठ करके स्वयं लग्न को देख रहे हैं। गुरु की शुभ दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि अपने ही घर को देख रहे हैं। और नियम यह है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। तो लग्न का प्रभाव यहाँ में वृद्धि होगी, लग्न मजबूत बनेगा। दूसरे गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि। तो जो शनि और राहु का श्रापित योग है वह भी कुछ शांत होगा। और गुरु की तीसरी और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, अर्थात तृतीय भाव पर। तो यहाँ भी शुभ होगा, क्योंकि गुरु शुभ कारक ही होते हैं। यहाँ तो लग्नेश हैं, अन्य कुंडलियों में भी जहाँ गुरु कारक न हो फिर भी वे शुभ प्रभाव ही देते हैं। गुरु किसी का नुकसान नहीं करते। अब गुरु के साथ चंद्रमा भी बैठे हैं, तो यह गज केसरी योग हो गया, अति शुभ। कहने का तात्पर्य कि इस कुंडली में शुभ प्रभाव भी बहुत बड़े हैं, तो अशुभ प्रभाव भी हैं और कारगर हैं, इसलिए कि दो ग्रह नीच के हैं। शुक्र नीच के हो गए, मंगल नीच के हो गए। हालांकि दोनों का नीचत्व तो भंग हो रहा है। तो अगर यह दोनों ग्रह भी इस कुंडली में ठीक ठाक होते, नीच के न होते, तो जातक बहुत ही बड़ा तरक्की करने वाला होता। लेकिन थोड़ी सी बाधाएं हैं जिससे कि उसकी तरक्की पर बाधा रहेगी। तीसरी अद्भुत बात है इस कुंडली में कि पंचमेश, जिनके अधिकार क्षेत्र में पंचमेश मंगल जो नीच हुए हैं जाकर के, इनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, संतान का विषय आता है, यह नीच हो गए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि जातक की शिक्षा में व्यवधान होगा, और अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं रही तो जातक बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन गुरु जो लग्नेश है, सप्तम भाव में बैठे हैं, इसका निष्कर्ष यह होता है, सप्तम भाव सांसारिक भाव है, संसार का भाव है, पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है। लग्नेश यहाँ एक अच्छी अवस्था में बैठे हैं, गजकेसरी योग बना करके। तो इसका प्रभाव यह होगा कि जातक किताबी शिक्षा तो नहीं ले पाएगा बहुत ज़्यादा, पर सांसारिक शिक्षा, सांसारिक ज्ञान उसके पास बहुत होगा। क्योंकि जब सांसारिक ज्ञान होगा तभी तो वह उन्नति के पथ पर आगे जाएगा। और शनि बैठे हैं उच्च भाव में, जो उसे सांसारिक विषयों में तरक्की के लिए प्रेरित करेंगे।
दिक्कत यहाँ क्या है, कौन सा रत्न इसे पहनाया जाए? प्रथम दृष्टया रत्न की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन है, दिक्कत कहाँ है? देखिए, एकादश भाव में शनि के साथ बैठे राहु जो श्रापित योग बना रहे हैं, उनकी नवम दृष्टि गुरु और चंद्रमा पर पड़ रही है। दिक्कत यहाँ है, नवम दृष्टि पड़ने से गुरु पर जो यह गजकेसरी योग है, यह थोड़ा सा कमजोर होगा। गुरु भी वृद्ध है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ना तो गुरु के प्रभाव में कमी लाएगा। पाप ग्रह राहु है, और कोई ग्रह जब पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह पे दृष्टि डालता है तो होता यही है कि उसके प्रभाव में कमी लाता है। आप भी साधारण लॉजिक से समझिए कि जब किसी ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ेगी तो वह अपने गुण उसमें डालेगा। अब यहाँ गुरु की भी राहु पर दृष्टि पड़ रही है तो राहु में थोड़ी शुभता आएगी, और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो गुरु में थोड़ी अशुभता आएगी। अब अगर हम गुरु का रत्न पुखराज इस जातक को धारण करा दें तो जो राहु द्वारा अशुभता आ रही है राहु की दृष्टि से, वह पूर्ण हो जाएगी और इसका जातक को बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और इस कुंडली में किसी रत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल पंचमेश होते हुए भी, योग कारक होते हुए भी नीच राशि में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इसका रत्न इन्हें नहीं दिया जा सकता। चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हुआ है पर 5 डिग्री पर है, चंद्रमा का भी रत्न इन्हें नहीं दिया जा सकता क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। लेकिन चंद्रमा गुरु के साथ युति में बैठा है तो जब गुरु को बल मिलेगा तो गुरु तो सबको शुभ कर देते हैं, गुरु से बड़ा शुभकारी कोई नहीं। और गुरु का थोड़ा सा बल यहाँ कम है कुंडली में, तो अगर हम गुरु को बल दे देते हैं तो सारी समस्याएं जो छोटी मोटी इस कुंडली में हैं वह समाप्त हो जाएंगी। और गुरु का रत्न होता है पुखराज, जिसे एलोस फायर भी कहते हैं। यह महंगा रत्न होता है, तर्जनी उंगली में पहना जाता है इस उंगली में, परंतु इसके उपरत्न भी हैं, टोपाज हैं, पीली है, जो सस्ते हैं। ध्यान देने की बात है कि पुखराज या गुरु के रत्नों को कभी भी चांदी में नहीं पहनना चाहिए, हो सके तो इसे स्वर्ण में पहने, और नहीं तो पंचधातु या ब्रॉन्ज, एक धातु होती है ब्रॉन्ज, उसमें पहने। तो आज का मेरा विषय यही था कि पुखराज कौन पहने। तो जिनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हों कि गुरु योग कारक हों, अच्छे भाव में बैठे हों, पर किसी वजह से कमज़ोर हो रहे हों, तो उनको पुखराज पहनना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं पहन लेना चाहिए। तो आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर इसी तरह से रत्नों और कुंडलियों की जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको एक अच्छी जानकारियां मिलती रहे। अगर आप किसी दर्शकों को कोई समस्या है, कोई कुंडली संबंधी ज्ञान चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें विदा दें। नमस्कार।